नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा साइंस क्लासेस में। आज हम देखेंगे कक्षा 9 का साइंस में फिजिक्स का चैप्टर गति चैप्टर, जो अध्याय नंबर 1 है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ डाल चुके हैं कोर्स में, और ये दूसरा है फिजिक्स का पहला क्लासेस है। गति चैप्टर से पहला क्लास है इसका। आगे देखते हैं इसमें गति क्या है। पहले समझते हैं गति क्या है। हमारे आसपास की वस्तुएं मुख्य रूप से दो अवस्थाओं में हो सकती हैं, एक विरामावस्था और दूसरी गतिमान अवस्था। जो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो सिर्फ दो अवस्था में है, या तो वो चीजें विराम है मतलब रुकी हुई है, या वो गतिमान है, गति की मोशन की स्टेट में है। तो पहला विराम अवस्था क्या होता है? विराम से समझ रहा है, विराम मतलब ठहरना, ठहरा हुआ अवस्था, जो ठहरी हुई अवस्था में है। उसके शब्द से ही समझ में आता है, विराम मतलब ठहरा हुआ अवस्था। जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती, जैसे कक्षा की दीवार, पेड़, ठीक है, सड़क, ये सब क्या है? विराम अवस्था में। क्यों? क्योंकि ये समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती हैं। तो ये हो गई विरामावस्था। अब गतिमान, गति मतलब जो गति कर रही है, वो गतिमान अवस्था हो गई। क्या होती है उसकी डिफिनीशन? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, जब अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो उसे क्या बोलते हैं? गतिमान अवस्था बोलते हैं। जो समय के साथ, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है तो गतिमान अवस्था कहते हैं। अब इसके प्रकार हैं गतिमान अवस्था के: प्रत्यक्षगत, अप्रत्यक्षगत। प्रत्यक्षगत, प्रत्यक्ष मतलब सामने, जो हमें दिखाई देती है कि बिल्कुल सामने से कि वो गति कर रही है। जैसे पक्षियों का उड़ना, मछलियों का तैरना, गाड़ियों का चलना, रेलगाड़ी का चलना, प्लेन का दौड़ना चलना, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष गति में आते हैं, जिनको हम देख सकते हैं आंखों से। प्रत्यक्ष मतलब हमारे बिल्कुल सामने आंखों से जिनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो उसमें कौन सी पहली गति है? पक्षियों का उड़ना, मछलियों का तैरना और गाड़ियों का चलना। फिर अप्रत्यक्ष गति। कई बार गति को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से समझा जाता है। उदाहरण हवा की गति। हवा की गति हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो गतिमान होती है, गति चलती है तभी तो हवा, वो गति होती है उसकी, हवा की। अनुमान धूल कणों के उड़ने। जो धूल कण उड़ते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन अब देखिए जब बहुत महीन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आंखों में पड़ जाते हैं, तो वो चलते तो है, गतिमान है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, अप्रत्यक्ष से गति उनकी होती है उड़ने। या पेड़ों की पत्तियों के हिलने से लगाना, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष गति है, जो गति हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो गतिमान अवस्था में है, ठीक है। विरामावस्था क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती, उसे विरामावस्था कहते हैं। जैसे दीवार, कक्षा की दीवार, पेड़, सड़क, ये सब विरामावस्था में हो। गतिमान अवस्था जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है, समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। जैसे आप देखिए मोटरसाइकिल चलती है, साइकिल चलती है, तो गति उसकी है 100 मीटर चलेगी कितने? 1 मिनट में। तो समय के अनुसार कितना परिवर्तन आया? 100 मीटर का। वही जब बाइक चलती है तो 50 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी चल जाती है, जो समय के साथ अपनी स्थिति बदल ली गतिमान की अवस्था में। जब वो खड़ी है तो वो विरामावस्था में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गतिमान अवस्था थी और विरामावस्था। अब देखते हैं गति की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। यदि गति हमेशा देखने वाले की स्थिति पर निर्भर करती है। प्रेक्षक जो देखता है उसकी गति हमेशा देखने वाले की स्थिति पर निर्भर करती है। एक चलती हुई बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ की पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। जब देखिए गाड़ी चलती है तो जब गाड़ी बस में बैठे तो ऐसा लगता है कि पेड़, सड़क के किनारे पेड़ पीछे की ओर गतिमान है, जबकि पेड़ तो वहीं पर हो, जबकि गाड़ी आगे की ओर गतिमान है, ठीक है। सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए बस और उसके यात्री गतिमान प्रतीत होते हैं। सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए बस और उसके यात्री गतिमान प्रतीत होते हैं। ये गति की सापेक्षता है, जो उसके बराबर में है। एक गतिमान है, एक रुका हुआ है, तो एक को क्या लगता है? सड़क पर खड़े व्यक्ति के लिए बस और यात्री गतिमान प्रतीत होते हैं, जो सड़क पर खड़ा है। बस के अंदर बैठे यात्रियों के लिए उनके सहयात्री विरामावस्था में होते हैं। जब बस में लोग बैठे हैं, जो उनको दूसरा आदमी जो उनके साथ है वो विरामावस्था में हो, लेकिन बस गतिमान है इसलिए वो भी गतिमान है। लेकिन ये सापेक्षता है, एक दूसरे, जो दूसरा है उसको अपोजिट दिखता है। जो गतिमान है जो, और उसके जो दूसरा सापेक्ष है, उसको एक दूसरे के
अपोजिट दिखता है, वो रुका हुआ है तो उसको लगता है वो गतिमान है और वो रुका हुआ है। गति के प्रकार, गति के प्रकार में क्या है, वस्तुएं विभिन्न पथों पर गति कर सकती हैं, वस्तुएं विभिन्न पथों पर गति कर सकती हैं। जैसे सरल रेखा गति, एक सीधी रेखा में गति जो है वो सरल रेखीय गति होती है। तो ये विभिन्न प्रकार की गतियां हैं, उसमें सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और कंपन गति। सरल रेखीय गति क्या है, जो सरल रेखा में गति करे, एक सीधी रेखा में गति करता है, वो सरल रेखीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति, वृत्त मतलब गोल गोल, किसी वृत्ताकार पथ पर जब गति होती है तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। अब सबसे ही पता चलता है सरल रेखी मतलब एक सीधी रेखा में गति, वृत्तीय गति वृत्त के अनुसार वृत्ताकार पथ पर गति करना, और घूर्णन गति, घूर्णन का गति मतलब हो गया अपने ही अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, घूमना, जैसे पंखा है वो क्या करता है, घूमता है, अक्ष पर वहीं पर घूमता है, तो ये घूर्णन गति हो गई। साइकिल का पहिया धुरी वो घूमता रहता है अपने अक्ष पर। कंपन, कंपन गति क्या होती है, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करना, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करना। कई बार ये गतियां एक साथ भी हो सकती हैं, जो कंपन होता है। ठीक है, तो ये गतियां हो गई। गतियों के प्रकार कौन थे, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति और कंपन गति। सरल रेखीय सीधी रेखा में गति, वृत्तीय गति मतलब किसी वृत्ताकार पथ पर गति, घूर्णन गति अपने ही अक्ष पर घूमना, और कंपन मतलब अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करना। ठीक है, तो ये इस प्रकार की गतियां हो गई। आगे चलते हैं, गति का वर्णन। किसी भी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट रूप से बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु की स्पष्ट रूप से स्थिति को बताने के लिए, ठीक है, हमें क्या हो, रेफरेंस पॉइंट बताना होता है। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किमी उत्तर दिशा में है। जैसे ये क्या है, उत्तर, ये दक्षिण, ये क्या है, पूर्व, ये पश्चिम। अब कह रहा है कि स्कूल रेलवे स्टेशन मतलब यहाँ पर है, 2 किमी उत्तर में है, ये 2 किमी हो गई, ये कहाँ हो गया, ये स्कूल हो गया। तो कह रहा है यहाँ रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु मूल बिंदु है, तो जहां से स्टार्ट करती है जर्नी वो क्या हो जाता है, मूल बिंदु हो जाता है। ठीक है, जिसे मूल बिंदु क्या, जीरो का मतलब जीरो लिखा जाता है, तो ये मूल बिंदु हो गया, जहां से शुरू किया है, अब 2 किलोमीटर आगे की बढ़ा है। ठीक है, तो किसी भी स्थिति को स्पष्ट रूप से बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु दिए जाते हैं कि उसका किस दिशा में कितना किलोमीटर या कितना मीटर पर वो स्थिति, वो बिंदु स्थित है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट रूप से बताने के लिए हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जहां से शुरू होती है। अब देखिए सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति क्या होती है, यह गति एक गति का सबसे साधारण प्रकार है। इसे समझने के लिए 2 प्रमुख भौतिक राशियों को समझना आवश्यक है। सरल रेखीय गति जो है सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, गति का वर्णन। पहला है दूरी, डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जो कोई वस्तु तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई, जैसे आप स्कूल से बाइक से चले और अपने घर तक जो बीच की डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो थी, ये मार्ग की कुल लंबाई थी। इसी मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे आपसे कहा घर से स्कूल कितना दूर है, हमारा 100 मीटर पर है, तो ये मार्ग की लंबाई है, जो क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे, डिस्टेंस होगा। इसे व्यक्त करने के लिए केवल आंकिक मान की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दूरी बताने के लिए आपको डिस्टेंस जो होगी वो, उसमें सिर्फ हमें दूरी आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी होगी, दिशा की आवश्यकता दूरी में नहीं होती है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसका परिमाण कहलाता है। जो इसका आंकिक मान है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये इसका परिमाण कहलाता है। ठीक है, तो दूरी क्या है, परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं है, दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे यदि कोई वस्तु O से चलकर C और B से होते हुए A तक जाती है, फिर वापस लौटकर C तक आती है, तो तय की गई कुल दूरी 60 + 35 95 होगी। जैसे कोई वस्तु या O बिंदु है, C और B से होते हुए C और B से A तक जाती है, और फिर वापस
सी तक आती है, तो मान लिया ये यहाँ से इसकी कितनी डिस्टेंस थी, 65 थी किलोमीटर, और यहाँ से वापस यहाँ तक आई, ये कितनी हो गई, 35 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, इनको जोड़ देंगे, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ तक, यहीं तक आया, तो उसने टोटल कितना चला, दूरी तय कितनी थी कि यहीं तक की, तो इसको कितना 65 और 35 कितना हो गया, 60, और ये 60 था, सॉरी 60 और 35 95 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये टोटल दूरी जो उसने तय की है, तो इसको दूरी बोलते हैं। फिर अगला, ये अगला पॉइंट है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब चाल दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर देखिए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक है, कोई दूरी कितनी है वो डिपेंड करेगा उसकी चाल थी और कितना समय लगा उसको, कितनी चाल से कितनी समय तक वो चला। 40 जैसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 5 घंटे चला, तो कितनी दूरी हुई, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 40 गुणे 5 को भी 200 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा। ठीक है, तो ये इसकी दूरी का फार्मूला हो गया, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये सारी चीजें आपको नोट करना है, अच्छे से सारे नोट्स बना के उसमें फार्मूला दूरी का लिखना है। अब विस्थापन, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे ये यहां से यहां तक गया व्यक्ति, फिर वापस आया, अब यहां से यहां वापस आया, जो इसको प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसका विस्थापन हुआ। विस्थापित मतलब चीजें एक यहाँ से हिट विस्थापित हो गई, चली आगे बढ़ी हैं, तो जिस विस्थापन को वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होना आवश्यक है। तो इसमें क्या है, दिशा के परिणाम के परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है कि कितना न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस किस दिशा में, कितने किलोमीटर किस दिशा में गई। एस बराबर क्या होता है विस्थापन, एस बराबर एफ एक्स माइनस एक्स, नहीं एक्स एफ माइनस एक्स आई। एक्स मतलब डिस्टेंस, एफ मतलब फाइनल, माइनस इनिशियल। फाइनल और माइनस इनिशियल, ये फार्मूला हो गया किसका, विस्थापन का। ठीक है, अब देखते हैं दूरी और विस्थापन के महत्वपूर्ण बिंदु। दूरी और विस्थापन का उपयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को समझने और उसकी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूरी और विस्थापन का उपयोग वस्तु की पूरी गति, जो दूरी और विस्थापन का प्रयोग है वो क्या है, वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को समझने, जो गति उसने की उस पूरी प्रक्रिया को समझने और उसकी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे वस्तु, कोई व्यक्ति यहां से चला, वो उसकी पूरी प्रक्रिया, गति की पूरी प्रक्रिया कहां तक गया, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति, वापस कहां तक आया या वापस कहां गया, इसकी पूरी अंतिम स्थिति तक ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दूरी और विस्थापन का। ये दूरी और विस्थापन का प्रयोग था। आगे देखते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, स्वचालित वाहनों, गाड़ियों, बाइकों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, इसे ओडोमीटर कहते हैं। जैसे आप देखिए, दूध को आप किसमें नापते हैं, लीटर में नापते हैं, बाकी डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, समय को सेकंड या घंटे में मापते हैं, मीटर मिनट में मापते हैं। उसी अनुसार जब वाहन है या अलग प्रकार की गतियां हैं, समुद्र की गतियां हैं या रोड की गति है या हवा की, आसमान की गति है, इनको मापने के लिए अलग अलग यंत्रों का उपयोग किया गया है। ठीक है, वो यंत्र कौन से, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, हमारे जो गाड़ियां हैं, बाइक हैं या कार हैं, इनमें एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है कि इतनी दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक चली तो कितनी दूरी हो गई, अभी तक पूरी गाड़ी कितनी चली है, जो आपके मीटर में शो करता है, तो ओडोमीटर लगा होता है, जिसकी वजह से वो पूरी जो दूरी तय की जाती है उसको मापता है। इसे ओडोमीटर कहते हैं। या विस्थापन नहीं मापता,
या विस्थापन नहीं मापता, या क्या मापता है, दूरी मापता है, कितनी चली गई इसकी। क्या किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। कैसे? जब कोई वस्तु यहां से चली और वापस वो यहां पर आ गई, तो इसका विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया। क्यों? जहां से चली वहीं पर वापस आ गई। विस्थापन का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु वहां से हटकर विस्थापित हो गई, दूसरी जगह चली गई, लेकिन वापस वहां नहीं लौट के आई, उसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अगर वो वापस वहां पर आ गई तो विस्थापन कितना हो गया? शून्य हो गया। यदि कोई वस्तु गति करने के बाद वापस उसी बिंदु पर आ जाए जहां से उसने चलना शुरू किया था, तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? शून्य विस्थापन हो जाता है। यदि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं, तो आपकी दूरी तो बढ़ेगी, लेकिन विस्थापन 0 हो जाएगा। दूरी तो काउंट होगी, घर की दूरी स्कूल की 5 थी किलोमीटर, फिर से आप स्कूल से घर आए 5 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? 10 किलोमीटर। लेकिन आपका विस्थापन कितना हुआ? शून्य हुआ। क्यों? क्योंकि जहां से आप चले थे वहीं पर वापस आ गए, तो उसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। ठीक है, फिर से पढ़ते। दूरी क्या है? कोई वस्तु जो समय के अनुसार जब उसकी स्थिति बदलती है, उसको दूरी कहते हैं, डिस्टेंस। विस्थापन जिसका जो विस्थापन क्या कहते हैं? जो समय के साथ जो जिसकी प्रारंभिक स्थिति और फाइनल स्थिति का बोध हो उसकी गति में, उसको विस्थापन कहते हैं। कितनी वो विस्थापित हुई, पहले कहां पर थी और अब उसकी स्थिति क्या है, इसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक समान और असमान गति, गतियां कैसी होती हैं? और एक समान गति होती है और असमान गति होती है। ठीक है, वस्तुओं के समय के साथ कैसी दूरी तय करती है, वस्तुएं समय के साथ कैसी दूरी तय करती है, इसके आधार पर गति 2 प्रकार की होती है। गति का प्रकार परिभाषा होता है एक समान गति, एक होती एक समान गति, जैसे आप 40 की स्पीड से जा रहे बाइक से और 40 की ही स्पीड में चले, तो एक समान हो गई। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। यदि एक कार हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चले, पहले घंटे में 50, दूसरे में भी 50 किलोमीटर चले, मतलब 50 की स्पीड से लगातार 2 घंटे तक चली, तो वो एक समान स्पीड हो गई। ठीक है, 3 घंटे 50 की स्पीड में चली, वो एक समान गति हो गई। सबसे ही समझ में आता है कि एक समान है कि असमान है। एक समान गति जो एक समान गति से चलती हो, जिसकी स्पीड एक समान हो। असमान गति, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, असमान दूरी। भीड़ वाली सड़क पर कार का चलना, जब भीड़ वाली का सड़क पर चलते हैं तो रोकना पड़ता है बार बार, फिर स्पीड बढ़ाना, फिर रोकना, ये असमान गति कहलाती है। कभी तेज कभी धीमी, या पार्क में दौड़ता हुआ व्यक्ति कोई सामने से आ गया तो फिर उसको रुकना पड़ता है, तो ये असमान गति हो गई। बिल्कुल कक्षा 9 में बेसिक टर्म्स है जिनको आपको समझना है। उसके बाद जब आप बेसिक समझ जाएंगे, तभी आपको जब आगे की कक्षा में जाएंगे सब अच्छे से समझ में आएगा, सारे नियम और जो भी होंगे। जब तक आपको बेसिक नहीं कंफर्म है, तो कक्षा 9 में सारे बेसिक जितने हैं वो आपको क्लियर कराने हैं। बस आज ये पहली क्लास थी, इसमें इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।